वेलमोरा जादू और इतिहास से भरी हुई एक धरती थी। पुराने जंगल बीते युगों की गूंज से फुसफुसाते थे। ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते थे, अपनी चोटियों में राज छुपाए हुए। वेलमोरा के बीच में थी उसकी राजधानी एथेरिया, संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ। एथेरिया की रक्षा करते थे इको क्रिस्टल्स, राज्य भर में बिखरी हुई रहस्यमयी कलाकृतियां। क्रिस्टल एक सूक्ष्म ऊर्जा के साथ धड़कते थे, उनकी शक्ति समय के ताने बाने में बुनी हुई थी। वे अतीत की याद दिलाते थे, भविष्य की फुसफुसाहट और उन लोगों के खिलाफ एक रक्षक जो समय के प्रवाह में हेरफेर करने की हिम्मत करते। पीढ़ियों से वेलमोरा के लोग इको क्रिस्टल्स के साथ सद्भाव में रहते थे। क्रिस्टल निरंतरता और स्थिरता का एहसास दिलाते थे। वे सुनिश्चित करते थे कि समय का संतुलन बना रहे। हालांकि एक भूली हुई शक्ति की फुसफुसाहटें सामने आने लगी। उन लोगों की अफवाहें फैलने लगीं जो क्रिस्टल की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने बुरे कामों के लिए कर सकते थे। ये फुसफुसाहटें जल्द ही तूफान में बदल जाएंगी, जिससे वेलमोरा अराजकता में डूब जाएगा। इको क्रिस्टल केवल कलाकृतियां नहीं थे, वे वेलमोरा की जीवन रेखा थे। वे राज्य के मूल से गूंजते थे, भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते थे। उनकी शक्ति दोधारी तलवार थी जो महान अच्छाई और अकल्पनीय विनाश दोनों करने में सक्षम थी। जब तक इको क्रिस्टल सुरक्षित रहेंगे, वेलमोरा फलता फूलता रहेगा। लेकिन अगर वे गलत हाथों में पड़ गए तो परिणाम भयानक होंगे। वेलमोरा का भाग्य चाकू की धार पर टिका था, शांति और विनाश के बीच झूल रहा था। मानवता और इको क्रिस्टल के बीच प्राचीन समझौते की परीक्षा होने वाली थी और समय की नींव ही प्रत्याशा में कांप रही थी। केल आर्डेंट कोई साधारण युवक नहीं था। उसके पास एक वरदान था, या शायद एक अभिशाप, अतीत की गूंज को समझने की क्षमता और भविष्य की टूटी फूटी झलकियां। ये दर्शन क्षणभंगुर थे, हवा में फुसफुसाहट की तरह, समझ पाना मुश्किल और व्याख्या करना और भी मुश्किल। वे उसकी धारणा के किनारे पर टिमटिमाते थे, उसे बेचैनी की भावना से भर देते थे। केल ने एथेरिया में एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण लिया, तलवार और ढाल से अपने कौशल को निखारा। उसने कभी अपने दर्शन के बारे में बात नहीं की, उपहास या उससे भी बदतर डर के डर से। उसका राज उस पर भारी पड़ रहा था। अतीत की गूंज अक्सर दुख और हानि से भरी होती थी, जबकि भविष्य की झलकियां अनिश्चितता में डूबी रहती थी। वह इन अस्थायी टुकड़ों के पीछे के अर्थ को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके निहितार्थों से प्रेतबाधित। एक भयानक रात, जब केल अपनी बहन लिलिया के साथ अपने घर के आंगन में लड़ रहा था, एक विशेष रूप से ज्वलंत दृष्टि उस पर आ पड़ी। उसने एथेरिया को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा, धुएं से घुटता हुआ आसमान और उसकी अपनी बहन को छायादार आकृतियों द्वारा घसीटा जा रहा था। दृष्टि इतनी वास्तविक, इतनी आंतक थी कि केल लड़खड़ाकर वापस गिर पड़ा, अपनी लकड़ी की तलवार गिरा दी। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, एक ठंडा डर उस पर छा गया। लिलिया अपने भाई के अचानक व्यवहार में बदलाव से चिंतित उसकी तरफ दौड़ी। केल, क्या हुआ? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। केल झिझका, अनिश्चित था कि उसे अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहिए या नहीं। वह उसे चिंतित नहीं करना चाहता था, लेकिन गहराई से वह जानता था कि वह चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भविष्य की गूंज तेज होती जा रही थी और समय समाप्त हो रहा था। केल की भविष्यवाणी दुखद रूप से सच साबित हुई। उसी रात नकाबपोश हमलावरों का एक समूह, काले कवच पहने, जिस पर लाल रंग का ग्रहण बना हुआ था, एथेरिया पर हमला कर दिया। वे एक्लिप्स ऑनर्डर थे, एक दुष्ट गुट जो इको क्रिस्टल की शक्ति का अपने कुटिल एजेंडे के लिए उपयोग करने पर तुला हुआ था। रहस्यमय लॉर्ड वेरोस के नेतृत्व में उन्होंने जहां भी गए अराजकता और विनाश बोया। शहर की सुरक्षा बेखबर पकड़ी गई, एक्लिप्स ऑनर्डर के अथक हमले के सामने टूट गई। केल अपनी दृष्टि को अपनी याद में जलाए हुए अपने घर की रक्षा करने और अपनी बहन को खोजने के लिए जमकर लड़ा। वह एक हताश जरूरत के साथ आगे बढ़ा, किसी भी एक्लिप्स सैनिक को मार गिराया जो उसके रास्ते में आया। टकराते हुए स्टील और काले जादू की ऊर्जा से हवा चटक रही थी। अराजकता के बीच केल ने लिलिया को एक्लिप्स सैनिकों के एक समूह द्वारा घसीटे जाते हुए देखा। वह उसका नाम चिल्लाया, उसकी आवाज युद्ध के शोर में खो गई। वह उसके तरफ लड़ता हुआ चला गया। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला था, प्रकाश की एक अंधी चमक फूट पड़ी, जिससे वह एक दीवार से टकरा गया। जब उसे होश आया तो लिलिया चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक्लिप्स ऑनर्डर अपना उद्देश्य पूरा करके रात में गायब हो गया, विनाश और निराशा का निशान छोड़ गया। एथेरिया, जो कभी आशा की किरण थी, अब एक सुलगता हुआ खंडहर था। केल, उसका शरीर पस्त और चोटिल, मलबे के बीच गिर पड़ा। उसकी बहन का गायब होना उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। वह उसकी रक्षा करने में विफल रहा था। उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया था। दुख और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर केल ने लिलिया को खोजने और एक्लिप्स ऑनर्डर को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। उसकी यात्रा उसे वेलमोरा की तबाह भूमि से होकर ले गई,
जहां उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनके जीवन को एक्लिप्स ऑनर्डर के विश्वासघात ने छुआ था। वे उसके अप्रत्याशित सहयोगी बनेंगे, जो एक साझा उद्देश्य और बदला लेने की इच्छा से बंधे हुए हैं। एरिया ल्यूनेट एक भागी हुई राजकुमारी थी। उसका खगोलीय जादू एक ऐसी शक्ति थी जिससे गिना जाना था। एक्लिप्स ऑनर्डर द्वारा तख्ता पलट की साजिश रचने, उसके सिंहासन को हड़पने और उसके परिवार को कैद करने के बाद वह अपने ही राज्य से भाग गई थी। उसने केल की खोज में वह मौका देखा जो उसका हक था उसे वापस पाने का और एक्लिप्स ऑनर्डर के अत्याचार को नीचे लाने का। प्राचीन विद्या का उसका ज्ञान और खगोलीय जादू में उसकी महारत केल के लिए अमूल्य साबित हुई। रिवेन डस्कबैन एक पूर्व शूरवीर जिससे उसकी उपाधि छीन ली गई थी और वह अपराध बोध से ग्रस्त था, पिछले पापों के लिए छुटकारा चाहता था। उसने कभी शाही रक्षक के रूप में सेवा की थी, लेकिन एक्लिप्स ऑनर्डर ने उसे राजद्रोह के लिए फंसाया था। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। अपनी पिछली गलतियों से प्रेतवादित उसने केल के उद्देश्य में अपनी तलवार देकर अपनी कथित विफलताओं का प्रायश्चित करना चाहा। युद्ध में उसका अनुभव और उसके रणनीतिक दिमाग ने समूह को एक रणनीतिक लाभ प्रदान किया। मीरा सोलस्टाइस एक पहेली थी, एक रहस्यमय लड़की जो भविष्य से होने का दावा करती थी। उसके पास समय में सूक्ष्म तरीकों से हेरफेर करने की एक अलौकिक क्षमता थी, लगभग अलौकिक अनुग्रह के साथ अपनी गतिविधियों को धीमा या तेज करना। उसने केल को उसके कार्यों के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दी, एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा किया जहां बदला लेने की उसकी खोज समय के ताने बाने को ही उधेड़ सकती है। उसके इरादे गोपनीयता में डूबे रहे। उसकी गूढ़ घोषणाएं दिलचस्प और परेशान करने वाली दोनों थीं।